सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? तो बच्चों आज मैं जो है एक श्योर शॉट सीरीज़ लेकर आपके पास आ रहा हूँ। इस सीरीज़ का जो पर्पस है बेसिकली, अब काउंटडाउन शुरू हो गया है अपना जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट का। तो इसका पर्पस ये है कि 15 से 20 मिनट में शायद हम जो है उन क्वेश्चंस, उन टॉपिक्स को टच कर पाएँ जिससे कि क्वेश्चंस हमेशा आते रहें और आते रहेंगे, और हम जो है उसको छोड़े ना उस टॉपिक को, और वहाँ से हम क्वेश्चन जो है जरूर कर आए। तो यही मेरा ट्राई रहेगा, ठीक है। तो श्योर शॉट टॉपिक में सबसे पहले मैं टॉपिक ले रहा हूँ आज का डायोड। आज का जो टॉपिक है वो अपना है डायोड। तो इस डायोड के टॉपिक में पहले थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, दिस क्विक रिकैप इज ओनली फॉर रिकैप पर्पस, नॉट फॉर नॉलेज पर्पस और नॉट फॉर लर्निंग पर्पस। ये जस्ट एक आपको रिकैप दिया जा रहा है, लर्निंग के लिए ये नहीं है। आइए देखते हैं। तो डायोड में सबसे पहले बात होती है, दिस इज जस्ट ए क्विक रिकैप, कि आपका दिमाग जो है फिर से जो है उन चीज़ों को जान ले, वो भी बेयर मिनिमम चीज़ों को जान ले जो कम से कम जरूरी है इस टॉपिक में जानने के लिए, ठीक है। आइए, तो क्विक रिकैप में सबसे पहली बात होती है सिंबल की। तो सिंबल सभी लोगों को पता है कि जो अपना एरो साइन है ये होल्स को डिनोट करता है, दैट इज होल्स वाले एरिया को, दैट इज पी। और ये जो वर्टिकल लाइन है दैट इज बेसिकली आवर एन। एन हमेशा नेगेटिव और पी हमेशा पॉजिटिव, तो दैट इज बेसिकली द सिंबल ऑफ आवर डायोड। ओके, अब बात करते हैं कि डायोड की जो पीएन जंक्शन होता है। अब इस पर मैं, उसकी पूरी कहानी है, सब लोगों ने डिटेल में पढ़ा ही होगा, उस पर मैं नहीं आ रहा हूँ। मैं यहाँ पर बहुत ही बेयर मिनिमम चीज़ों को टच कर रहा हूँ जिससे कि वीडियो बहुत शॉर्ट हो और उससे आपका काम बहुत आसानी से हो जाए। तो फॉरवर्ड बायसिंग की बात करें तो फॉरवर्ड बायसिंग में ये देखना है कि जो भी अपना एक्सटर्नल सोर्स होगा वो एक्सटर्नल सोर्स की पोलरिटी और डायोड की पोलरिटी सेम नजर आए तो वो अपना फॉरवर्ड बायसिंग है। जैसे कि अपने पास ये एरो है जो कि पॉजिटिव पी असाइन करता है, तो P और इधर अपने पास जो है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, अगर ये दोनों ज्वाइन होंगे और नेगेटिव का नेगेटिव से, तो हम इसे बोलेंगे कि दिस डायोड इज इन फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग की कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़े होंगे कि अपना डिप्लेशन लेयर है वो छोटा हो जाता है, जिससे कि जो है अपना करंट जो है बहुत आसानी से फ्लो कर सकता है। तो शॉर्ट में मैंने यही बात लिखी है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीजेज ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग। इफेक्टिव रेजिस्टेंस अपना डिक्रीज हो जाता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे भी मैंने, यहाँ की हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना भी अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं तो काम चल सकता है। तो यहाँ पर अपने पास है एक्स एज ए जीरो रेजिस्टेंस वायर। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है डायोड के लिए, जो सबसे न्यूमेरिकल पर्पस से इंपॉर्टेंट है, कि हमारा डायोड जो है जीरो रेजिस्टेंस वायर की तरह बिहेव करेगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं देगा। मतलब अगर फॉरवर्ड बायसिंग दिखे तो आप डायोड को हटा के एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से रिप्लेस मारिए और क्वेश्चन करना शुरू करिए। दूसरा है अपने पास रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में जो है अपना क्या है, आप देख रहे हो कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो आप डिप्लेशन का आइडिया होगा अगर आप लोगों को, तो ये पॉजिटिव बैटरी जो है डिप्लेशन लेयर को पुल करेगा एक तरीके से, नेगेटिव और इधर अपने पास पॉजिटिव, तो ये इसको बैटरी अट्रैक्ट करेगा। तो सोचो कि डिप्लेशन लेयर बढ़ रहा है, मतलब हमारा जो होगा रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायसिंग बहुत ज़्यादा होगा। और रेजिस्टेंस अगर हमारा रिवर्स बायसिंग बहुत ज़्यादा होगा तो दिस विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जब भी डायोड आपको क्वेश्चन में रिवर्स बायसिंग दिखे, आप उस जंक्शन को वहां से ओपन कर सकते हैं, वहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो दिस इज फंडामेंटल थिंग। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट नो, दैट इज वीआई कैरेक्टरिस्टिक। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में अपने पास करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ हमारा नॉन लीनियर होता है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ा है, जनरली जो लीनियर है वो ओमिक कंडक्टर का होता है, ओमिक जो कंडक्टर होते हैं। तो दैट्स वाई दिस डायोड इज बेसिकली नॉन ओमिक। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन ओमिक, क्योंकि इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आपका लीनियर नहीं है। तो यहां से ये बात सबको समझ में आती है। ये जो रीजन है, ये रीजन रिवर्स का है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन है, और ये फॉरवर्ड बायसिंग रीजन है, ये फॉरवर्ड बायसिंग रीजन है, ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन है। यहाँ पे आप नी वोल्टेज बोलते हो, यहाँ पे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आप बोलते हो। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अपनी डायोड में दूसरा जो है जीनर डायोड।
मैंने एकदम पर्टिकुलर होकर मैं इन चीज़ों को ले रहा हूँ जिसके क्वेश्चंस आने ही आने हैं, और बेयर मिनिमम नॉलेज जिसमें आपको जरूर जानना चाहिए। तो जीनर डायोड का सिंबल आपका डायोड जैसा ही है, बस ये थोड़ी सी लाइन इंक्लाइंड है और ये एरो आपका इस तरीके से है। तो जीनर डायोड की ये कहानी है, ये सिंबल है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बहुत जरूरी है जानना चाहिए कि जीनर डायोड अपना जो है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में ऑपरेट करता है। जीनर डायोड अपना रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में ऑपरेट करता है, ऑपरेट इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन आप देख रहे हैं कि उसका जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपने पास ये है। इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि हमारे पास एक पर्टिकुलर VZ के बाद करंट ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रहा है, बट अपना जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में अगर हमारा जीनर डायोड ऑपरेट करता है तो इस सिचुएशन को देखते हुए आप समझ रहे हैं कि इसको हम यूज करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। हम इसको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। करंट कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज हो, जो अपना VZ होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब अगर हमें कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का आउटपुट चाहिए किसी लोड रेजिस्टेंस के अबाउट, तो वी विल बेसिकली यूज जीनर डायोड। तो वही चीज यहां पर है, व्हेन ए जीनर डायोड ऑपरेट इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, द वोल्टेज अक्रॉस इट रिमेन प्रैक्टिकली कांस्टेंट इक्वल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसको हम VZ जीनर वोल्टेज बोलते हैं। फॉर ए लार्ज चेंज इन रिवर्स करंट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज होगा, बट अपना जो वोल्टेज होगा VZ वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसलिए हम इसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी यूज़ करते हैं। सर्किट पे आते हैं। जैसे मैंने एक सर्किट बनाया है, यहाँ पर हम कुछ इनपुट वोल्टेज डाल रहे हैं जिसको मैंने VIN लिखा हुआ है, और ये अपने पास कोई रेजिस्टेंस है, ये अपना जीनर डायोड, और RL का मतलब होता है लोड रेजिस्टेंस, जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। जैसे आपके घरों में पंखा, टीवी, ये सब एक तरीके से लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम आउटपुट डिलीवर्ड करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास एक आउटपुट है। तो ये हम बोलेंगे कि हमने कुछ Vin डाला, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो VO वो कांस्टेंट रहेगा। आप इस सर्किट से थोड़ा समझ पा रहे हैं कि कैसे कांस्टेंट रहेगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए आपने इनपुट वोल्टेज दिया जिससे कुछ करंट आ गया I। अब ये करंट कुछ इधर गया, मान लीजिए जीनर में गया IZ और लोड में गया IL। ठीक है, लोड में गया IL। तो आपको पता है कि IL इंटू RL का जो ड्रॉप होगा वो VZ के बराबर होगा। IL इंटू RL का जो लोड होगा वो VZ के बराबर होगा। तो हम एक इक्वेशन बहुत सिंपली लिख सकते हैं कि दिस VZ plus IR equal to Vin. This Vin is basically equal to IR VZ plus IR, ऐसे लिख सकते हैं भाई। तो VZ हमारे पास जो होगा वो होगा Vin माइनस IR। देखिएगा, अब आप देखिए कि अगर हम इनपुट वोल्टेज को चेंज करते हैं तो हमारा इस रेजिस्टेंस, ये जो अपना रेजिस्टेंस है, ये जो करंट चेंज होगा उसको वो एडजस्ट करेगा। मतलब कि अगर हम इफ VIN इंक्रीजेस तो करंट इज इंक्रीज, दैट इज IR विल ऑल्सो इंक्रीज। तो अगर मान लो ये कुछ A से इंक्रीमेंट लेता है और यहां भी A होता है, तो VIN प्लस A माइनस IR प्लस A, तो A तो आपका कैंसिल होगा, VZ फिर से जो है अपना क्या रहेगा, जिससे अपना VZ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब दो क्वांटिटी का डिफरेंस है मेरे भाई। तो दो क्वांटिटी के डिफरेंस में अगर एक क्वांटिटी को आप कुछ इंक्रीमेंट देते हो उतना ही इंक्रीमेंट दूसरी क्वांटिटी ले रही है, तो वहाँ से आपका ओवरऑल ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी। मतलब I चेंज हो सकता है, बट IR और VIN इस तरीके से चेंज होंगे कि इनका डिफरेंस VZ हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। और VZ इज बेसिकली वोट। इसी तरीके से आप डिक्रीज के लिए भी बोल सकते हो कि Vin अगर हमारा डिक्रीज करेगा, अगर ये भी हमारा डिक्रीज करेगा तो IR भी हमारा डिक्रीज करेगा। मतलब करंट डिक्रीज करेगा तो जो IR का ड्रॉप होगा वो भी डिक्रीज करेगा, जिससे कि आप बोल सकते हो कि अपना VZ जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट। तो इस तरीके से आप एज ए वोल्टेज रेगुलेटर आप बोलोगे कि VZ कांस्टेंट होने से हमें आउटपुट कैसे कांस्टेंट मिला। ऐसे मिला जैसे कि VZ और ये दोनों पैरेलल में हैं,
तो आपको ये भी पता है कि VZ हमेशा जो है वो VO के बराबर होगा, दैट इज IL इंटू RL के बराबर होगा। तो ये चीज़ हमेशा हमें लोड रेजिस्टेंस के अबाउट कांस्टेंट मिलेगा। आप ध्यान रखिएगा करंट चेंज हो रहा है बट द आउटपुट वोल्टेज विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। एक बार इस पे ग्राफ भी पूछा गया था कि आउटपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज आप दे रहे हो वो पहले लीनियरली बढ़ रहा है, फिर जब वो VZ यहाँ पे आइए तो ये VZ जो आउटपुट के लिए ये कांस्टेंट रहेगा। तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज जीनर डायोड का अगर ग्राफ पूछा जाए तो आप ये ग्राफ भी बना सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली फंडामेंटल थिंग अबाउट जीनर डायोड एंड द डायोड। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपसे पूछी गई हैं, जैसे फोटो डायोड कई बार पूछा गया है। फोटो डायोड में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो इसका सिंबल फोटो डायोड का डायोड जैसा ही होता है बट फोटोन आप उस पर इंसिडेंट कराते हुए दिखाते हो, HNU का फोटोन कराते हो। अब इसकी कहानी ये है बच्चों की, फोटो डायोड में ये मैं फिर बता रहा हूं कि मैं बहुत डिटेल में चीज़ों को नहीं बता रहा हूं कि कैसे ये वर्क करता है, मैं बेयर मिनिमम चीज़ों की बात कर रहा हूं कि मैं आपको वो चीज़ें रिकैप करा रहा हूं जो बहुत ही बेयर मिनिमम है। तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर लर्निंग बेस, दिस इज ओनली फॉर रिकैप। तो ये HNU का जो है अपने पास फोटोन है, तो HNU जो है अगर आप बोलते हैं तो HNU हमेशा ऑपरेट तभी होगा जो सभी को पता है कि दिस शुड बी ग्रेटर देन EG। अब EG क्या है, EG अपना क्या है, सभी को मतलब पहले से चैप्टर जिसको आता है ये उसके लिए है। EG बेसिकली क्या है, आपको पता है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है, तो HNU अगर ग्रेटर देन EG होगा तभी फोटोन्स एमिट कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर फोटो डायोड को वर्क करना है तो ये कंडीशन फुलफिल्ड होनी चाहिए फॉर फोटो डायोड टू वर्क। ये होना चाहिए, ठीक है। तो ऑपरेटिंग इन रिवर्स मोड, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ की हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है या पूछा जा सकता है। तो ऑपरेटिंग इन रिवर्स बायसिंग मोड, ये रिवर्स बायसिंग मोड में वर्क करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, व्हेन फोटो डायोड इल्यूमिनेटेड विथ लाइट फोटोन्स ऑफ एनर्जी HNU ग्रेटर देन EG, जो मैंने बताया, रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी। जैसे ही अपना HNU ग्रेटर देन EG का लाइट अगर फॉल कराओगे तो ये रिवर्स बायसिंग मोड में जो है वर्क करेगा, सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, और सैचुरेशन करंट जब बढ़ेगा तो जो एमिटिंग लाइट है उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी कई बार पूछा गया है JEE मेंस में, तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने 4 बनाए हैं, ये इंटेंसिटी को दर्शा रहा है। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी आपकी बढ़ेगी सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, तो यहाँ से आप एक इनइक्वलिटी भी बता सकते हो कि I4 शुड बी ग्रेटर देन I3 शुड बी ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, है ना। जिसका सैचुरेशन करंट जितना ज़्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इतनी बातें एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, और आपका लक सही हुआ तो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जिसको आप टिक करके चले आएंगे। चलिए नेक्स्ट अपने पास है LED, लाइट एमिटिंग डायोड, सिंबल यही है। अब इसमें जो है क्या होगा, लाइट एमिट हो रहा होगा तो लाइट के लिए आप रे इस तरीके से दिखाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि LED जो है हमेशा ऑपरेट इन फॉरवर्ड बायसिंग मोड है। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग डिटेलिंग पे नहीं जा रहा हूँ, मुझे जो लगा कि जहाँ से क्वेश्चन चुराए जा सकते हैं या बन सकते हैं मैं उन्हीं पॉइंट्स पे बार बार जो है हिट कर रहा हूँ। ऑपरेट इन फॉरवर्ड बायसिंग मोड, एज फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज एंड रीचेज ए मैक्सिमम, फर्दर इंक्रीजिंग इन फॉरवर्ड करंट डिक्रीजेज द लाइट इंटेंसिटी। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसे होगा विथ रिस्पेक्ट टू योर करंट, फॉरवर्ड करंट। तो हमेशा क्या ऐसा बोला जा सकता है कि फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेज इंटेंसिटी ऑलवेज इंक्रीज? नो, फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेज इंटेंसिटी विल गो ए मैक्सिमम वैल्यू, आफ्टर दैट इट विल रीचेज ए मिनिमा, दैट इज फिर से वो डिक्रीज करेगा। तो फर्दर इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट डिक्रीजेज द लाइट इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पहले इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी, ये ध्यान रखिएगा। LED के केस में फॉरवर्ड बायसिंग का रोल है, इसमें फॉरवर्ड बायसिंग पे ये ऑपरेट करता है। IV कैरेक्टरिस्टिक इसका ये होगा। तो एटलीस्ट इतनी बातें जरूर जान लीजिए।
चलिए, तो इतनी बातें जानने के बाद आइए कुछ क्वेश्चंस पे भी हाथ साफ करते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है अपना कि ए पीएन photodiode is fabricated from a semiconductor with a band gap of 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बैंड गैप मतलब क्या हुआ? फॉरवर्डन एनर्जी गैप, मतलब ये आपको ईजी दिया हुआ है, ईजी अपने पास है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट कैन डिटेक्ट ए सिग्नल ऑफ वेवलेंथ। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है लेकिन बहुत टफ भी है, क्योंकि कुछ लोगों को ये समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना है। फोटो डायोड पे कंसंट्रेट करो। अभी अभी बताया गया था कि फोटो डायोड जो अपना है वो वर्क करता है जब फोटोन्स जो इमिट होते हैं, एचन्यू के फोटोन्स जो इमिट होंगे वो ईजी से ग्रेटर होंगे या उसके बराबर होंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो लिमिटिंग कंडीशन में अगर एचन्यू इक्वल टू ई बोलते हो और एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू ई बोलते हो, तो मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको मैक्सिमम रेंज पूछा है तो हम क्या ये निकाल सकते हैं कि इस एनर्जी गैप में, इस एनर्जी गैप जो अपने पास बैंड गैप है, अगर उतने तक का, उतने एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट कराया जाए तो जो हमारा लैम्डा वेवलेंथ, जो इंटेंसिटी निकलेगी, जो लाइट निकलेगी, वो मिनिमम वेवलेंथ की होगी या मैक्सिमम वेवलेंथ की? आप एनर्जी मिनिमम दे रहे हो, बेयर मिनिमम। अगर आप इजी देखिए, आपकी कंडीशन क्या है कि एच वी शुड बी ग्रेटर देन ईजी, तो ऑपरेट करेगा। क्रिटिकल या मिनिमम कंडीशन क्या है कि आवर दिस फोटोन शुड बी इक्वल टू एनर्जी गैप। तो अगर एच न्यू हमारा एनर्जी गैप के बराबर है, मतलब ई को हम मिनिमाइज करेंगे, तो ई अगर मिनिमम होगा देन लैम्डा विल बी लैम्डा मैक्स। तो मैक्सिमम वेवलेंथ का लैम्डा हम निकाल लेंगे तो उसके नीचे ही सारे लैम्डा होंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर हमें लैम्डा मैक्स मिलने वाला है, और लैम्डा मैक्स हम निकालने वाले हैं एच न्यू। एच सबको पता है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 है ना। सी हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में ई अपने पास है 2.5 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आप इसको जो है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इससे जो है करके आप लैम्डा निकाल सकते हैं। आप ये भी कर सकते थे, जिन बच्चों को पता है एच न्यू की वैल्यू इलेक्ट्रॉन में वो 1242 या और 1240 जो भी है, ये भी लेकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, इससे भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से निकाल पाएंगे कि यहाँ से जो है अपने पास लैम्डा क्या आता है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद नियर अबाउट ये जो है आपकी वैल्यू 5000 एंगस्ट्रन आती है, नियर अबाउट ये 5000 एंगस्ट्रन आती है। तो आपको ये समझ में आया कि अगर एनर्जी गैप ये हो तो इसमें मैक्सिमम कितने वेवलेंथ का लैम्डा निकल सकता है, इतने का। तो बाकी जो लैम्डा होंगे वो इससे छोटे होंगे। पूरे ऑप्शन में हमारे पास 6000 नैनोमीटर है, 4000 एंगस्ट्रन है, तो हम एंगस्ट्रन की बात करें, ये इससे बड़ा है, तो हम ऑप्शन जो है 4000 एंगस्ट्रन चूज करेंगे। ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? चलिए, तो पीएन जंक्शन डायोड, फोटो डायोड पे अगर न्यूमेरिकल बनाया जाए तो ऐसा बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं जीनर डायोड पे एक क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर एस नीडेड इन द डीसी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट सोन हियर इक्वल्स टू। हमसे जो है आर एस की वैल्यू पूछी गई है बच्चों, हमें आर एस की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो आपने एक इनपुट वोल्टेज दिया है और यहाँ पे जो करंट का इंफॉर्मेशन आपसे शेयर किया जा रहा है, मान लीजिए टोटल करंट आई है, उसमें से एक आई एल इधर गया और एन आई एल इधर गया, और ये अपने पास आर एल है, ये वी एल है। तो क्या हम लोग यहाँ पर वी एल आसानी से लिख सकते हैं? वी एल आसानी से लिख सकते हैं। वी एल हमारे पास एक तरीके से क्या होगा, वी एल की वैल्यू होगी आई एल इंटू आर एल। ये देखिए वी एल की जो वैल्यू होगी वो अपने पास क्या होगी, आई एल इंटू आर एल। यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो अगर हमारे पास वी एल पता है और ये वी आई है, तो आर एस कितना होगा? आर एस में, आर एस के क्रॉस जो ड्रॉप निकलेगा वो कितना निकलेगा हमारे पास, वी आई इज इक्वल टू आई इंटू आर एस प्लस वी एल, ऐसे लिख सकते हैं। तो वी आई माइनस वी एल इक्वल टू आई इंटू आर एस।
इनफैक्ट हमारे पास I इंटू आर एस, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आर एस। तो वी आई माइनस वी एल इज इक्वल टू आई इंटू आर एस। बट आपको ऑप्शन देखिए कि इसमें आई इंटू आर एस, तो हमारे पास जो आर एस आ रहा है वो आ रहा है वी आई माइनस वी एल अपॉन में आई। बट आई के टर्म्स में हमारे पास आंसर नहीं है, ये बात देख पा रहे हैं सभी लोग, आई के टर्म्स में हमारे पास आंसर नहीं है। तो हम आई को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आई को हम रिप्लेस कर सकते हैं आई एल प्लस एन आई एल से। बताइए कि जंक्शन रूल से, तो आई एल को आप लिख सकते हो ये, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो हमारे पास आर आ जाएगा वी आई माइनस वी एल एन प्लस वन आई एल। ठीक है, एन प्लस वन आई एल। तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो अपने पास, सॉरी ये आंसर आने वाला है ए पार्ट, इसका आंसर अपने पास ए पार्ट आने वाला है। क्लियर है? तो सिंपल कुछ नहीं है, इन सब टॉपिक में निश्चित रूप से अगर आप जो है थोड़ा भी जानते हैं तो स्कोर करके आएंगे। नेक्स्ट जीनर का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए जीनर डायोड इज कनेक्टेड टू ए बैटरी एंड ए लोड रेजिस्टेंस, द करंट आई, आई जेड एंड आई एल आर रेस्पेक्टिवली। हमें तीनों करंट निकालना है, टोटल करंट जो बैटरी से ड्रॉ हुआ, जीनर में जो गया और लोड रेजिस्टेंस में जो गया। तो यहाँ पे भी बच्चों आप लोगों को सिंपली दिख रहा होगा कि हमें दिया क्या है, हमें जीनर वोल्टेज VZ दिया हुआ है। तो अगर हमें VZ पता है तो इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस का ड्रॉप पता है, तो जो VZ होगा दैट इज इक्वल टू, वी कैन से V ए क्रॉस लोड रेजिस्टेंस, और VRL जो होगा वो अपने पास होगा ILRL। तो यहाँ से हम लोग IL निकाल सकते हैं और वो हो जाएगा VRL अपॉन RL। VRL हमारे पास है VZ के बराबर और वो कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो दिस इज 10 अपॉन RL इज बेसिकली 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 मिली एम्पेयर। तो हमारे पास IL आ गया। अब IL आने के बाद यहाँ आ जाओ, ये आपको पता है और इसके क्रॉस का पता है, तो इस 4 किलो ओम का जो ड्रॉप होगा यहाँ 60 वोल्ट है और यहाँ पर ये जो ड्रॉप है ये अपने पास 10 है, 10 वोल्ट। आप KVL से भी देख सकते हैं। तो इसके क्रॉस का जो ड्रॉप हो गया है ना, उससे हम क्या कर सकते हैं, I निकाल सकते हैं। तो I अपने पास हो जाएगा 60 माइनस 10 अपॉन में जो रेजिस्टेंस है इसका 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो ये हमें मिलता है 50/4 इंटू 10 की पावर, ये +3 है, सॉरी यहाँ पे भी लोड रेजिस्टेंस किलो ओम में है तो ये +3 है, 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा अपने पास 12.5 मिली एम्पेयर, 12.5 मिली एम्पेयर। बाकी जंक्शन रूल से आप देख सकते हो कि I इज इक्वल टू IL प्लस IZ, तो आपको यहाँ से IZ भी मिलता है और वो मिलता है 12.5 माइनस 5 मिली एम्पेयर, तो ये अपने पास आता है 7.5 मिली एम्पेयर। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर है, इसमें आप सीक्वेंस भी देख लीजिएगा। बहुत बच्चे जो है कैलकुलेशन करने के बाद सीक्वेंस को नहीं देखते। सीक्वेंस पूछा है I, IZ और IL, तो हमारे पास I, IZ एंड IL, तो देखिए IZ ये आंसर होगा। बहुत बच्चे जल्दी में ये यहाँ पे सीक्वेंस को ध्यान नहीं देंगे और गलत करेंगे। तो ये जितने भी इजी टॉपिक्स हैं इनमें थोड़ा सा बस आपको कंसंट्रेट भी होना है, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन, कैलकुलेट किया हुआ क्वेश्चन ये टिक हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, the circuit has two oppositively connected ideal diodes in parallel. What is the current flowing in the circuit? तो सिंपल यहाँ पे डायोड की अगर किसी बच्चे को एक बात पता है कि डायोड जो अगर रिवर्स मोड में है तो ओपन सर्किट होगा और फॉरवर्ड बायस में है तो वो एक्स एज ए जीरो रेजिस्टेंस वायर होगा। तो इसको देखते हुए आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर डायोड की वैल्यू ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे डायोड की वैल्यू
ये अपने पास पॉजिटिव है और ये भी अपने पास ये नेगेटिव है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है। D2 अपने पास क्या दिख रहा है, फॉरवर्ड बायस्ड, है ना। और D1 की अगर बात करो तो D1 अपने पास क्या है, D1 अपने पास ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो ये अपने पास है रिवर्स बायस, ये अपने पास है रिवर्स बायस। तो ये रिवर्स बायस्ड है। तो इस सर्किट को अब आप बना सकते हो कि केवल हमारे पास 2 ओम ऐसा होगा और D2 के जगह पे आप एक जीरो रेजिस्टेंस वायर लगा सकते हो, D1 को ओपन कर सकते हो और यहाँ पर अपने पास 4 ओम और ये होगा ये 12 वोल्ट। तो यहाँ से सिंपली बच्चों आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, यहाँ से सिंपली आप करंट I निकाल सकते हो और करंट I जो होगा वो हो जाएगा 12/6 दैट इज़ 2 एम्पेयर। बस हो गया, 4 नंबर मिल गए आपको, कुछ नहीं रखा है इन सब में। बहुत बच्चों के, मुझे लगा कि मैं जनरली ये सब वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि कुछ बेसिक चीज़ें अगर कर दी जाए तो शायद जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको मैं वो टॉपिक्स जो पढ़ने का मन नहीं करता है उन टॉपिक्स को दरकिनार कर रहे हैं, शायद उसको देखें तो उनको इंटरेस्ट आ जाए कि ये भी तो किया जा सकता है। नेक्स्ट, द फॉरवर्ड बायस डायोड कनेक्शन, ये भी पूछा गया था 2024 में, तो इसी तरीके के क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड है, ये अपने पास पॉजिटिव है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव में देख लीजिए किसका पॉजिटिव से पॉजिटिव में जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से नेगेटिव। ये देखो कि यहाँ तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो कुल मिला के इसका आंसर देखकर आप बता सकते हैं कि इसका आंसर ए होगा। ओनली दिस वन इज आवर forward biasing, this is our forward biasing. Next question है, if a PN junction in a PN junction, if नहीं है, if in a PN junction yes, a square input signal of 10 volt is applied, कोई आप एक स्क्वायर इनपुट वोल्ट सिग्नल जो है अप्लाई कर रहे हो और ये पास होगा इस डायोड के थ्रू, तो जब ये डायोड के थ्रू पास होगा तो ये अपना रेफरेंस है 0 से, दिस इज आवर 0, तो 0 से इधर अपने पास पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। तो सभी बच्चों को पता है कि जब ये इधर से पास होगा तो 0 से 5 वोल्ट का सिग्नल होगा तो ये कंडक्ट करेगा, -5 वोल्ट का सिग्नल होगा तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो फॉर +5 वोल्ट, है ना, क्या बोल सकते हो कि ये पॉजिटिव होगा, डायोड कंडक्ट एज फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। और -5 वोल्ट है तो डायोड नॉट कंडक्ट एज रिवर्स बायस। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अपने पास इतना नहीं होगा, सिग्नल जो भी होगा अपने पास क्या हो जाएगा, जो 5 वोल्ट वाला सिग्नल होगा यहाँ पर, तो ये अपने पास इसका आंसर हो जाएगा कि 5 वोल्ट जो होगा वो अपना कंडक्ट होगा और -4 में वो कंडक्ट नहीं होगा। तो मैंने केवल आपका बहुत कम प्रीसियस टाइम को बहुत कम खराब किए करते हुए मैंने ये ट्राई किया इस वीडियो से कि एटलीस्ट आप कुछ जो चीज़ जानते हो वो रिकैप हो जाए और आप जो है कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे कर ले जाओ, क्योंकि यूट्यूब पे 2 घंटे जो है वन शॉट देखना केवल ज़रूरी नहीं है, आपका जो बहुमूल्य समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूट्यूब पे एक का ड्रॉबैक भी है कि समय बहुत खराब होता है। वीडियो शुड बी इम्पैक्टफुल, वीडियो शुड बी इंफॉर्मेटिव, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और अनाप शनाप से दूर होना चाहिए। तो एक्सक्लूसिवली जेईई मेंस के लिए, डायोड के लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई। इसी तरीके से मैं ट्राई करूंगा कि 8 से 10 वीडियो में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें शायद मैं आपको 15-20 मिनट में कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। चलिए।